हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है स्थायी या सावधि जमा खाता, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। इस पर जो ब्याज की गणना की जाती है अर्थात कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको सावधि जमा खाते के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। इसका एक कारण और है कि सावधि जमा खाते में अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के सूत्र लगाकर हम ब्याज की गणना करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो आइए देखते हैं स्थायी जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं। बैंकों में जब किसी खास अवधि तक के लिए एक मुश्त या एक साथ पैसा जमा किया जाता है तो उसे ही फिक्स डिपॉजिट या शॉर्टकट में से हम एफडी कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मान लो आपने 6 माह के लिए पैसा जमा किया है तो वह धनराशि आपको एक साथ जमा करनी होगी। जैसे आवर्ती जमा खाते में हम क्या देखते थे कि प्रत्येक माह आपको राशि जमा करनी होती है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में क्या है कि आप पैसा एक मुश्त जमा करते हैं या एक साथ, इसीलिए इसे हम फिक्स डिपॉजिट या एफडी कहते हैं। अगर हम इसे पोस्ट ऑफिस के नज़रिए से देखें तो पोस्ट ऑफिस में जब खास अवधि के लिए एक मुश्त पैसा जमा किया जाता है तो उससे टाइम डिपॉजिट या टीडी कहते हैं। याद रखें, इसे ही हम शुद्ध हिंदी में मियादी भी कहते हैं। मियादी का तात्पर्य इसका संबंध एक समय से होता है। तो स्पष्ट है बच्चों, यहाँ पर आप डिपॉजिट बैंक में भी कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। जब हम स्थायी जमा खाते पर ब्याज की बात करते हैं तो इसके ब्याज की गणना ठीक वैसे ही की जाती है जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के समय देखा था। यहाँ पर जब हम प्रश्न हल करेंगे तो अगर आपसे मिश्र धन पूछा जाए तो मिश्र धन की गणना करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे जो कि आपने पिछली कक्षाओं में किया था। तो इस सूत्र को हम प्रदर्शित करते हैं। A इज इक्वल P अंडर ब्रैकेट 1 प्लस R बटा 100 कोष्टक बंद और इसका घात होता है n। कहीं कहीं पर इसको हम T से भी दर्शाते हैं। अगर इस सूत्र को हम विस्तार पूर्वक समझें तो यहाँ पर P का तात्पर्य मूलधन होता है। मूलधन का तात्पर्य होता है प्रारंभ में लिया गया, दिया गया या पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा किया गया धन। स्टूडेंट, याद रखें कि यह जानकारी जो P है, जो मूलधन है, वो आपके प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। प्रश्न में ये क्या है, आपका दिया होता है। दूसरी बात करें हम दूसरे सिंबल को, तो यहाँ पर जो R है, R बराबर होता है ब्याज की वार्षिक दर। यह आपके प्रश्न में 100% के रूप में दिया होता है, जो 10%, 20% इस प्रकार के रूप में आपके सवाल में उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार n, जिसको मैंने यहाँ पर t से भी दर्शाया है, इसका अर्थ होता है एक वर्ष में कुल ब्याज चक्रों की संख्या। ध्यान रहे, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें एक वर्ष में कुल ब्याज ये हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर जो कक्षा 10वीं में सावधि जमा खाते में जो ब्याज लगना है, इसके लिए हमें ब्याज चक्रों की संख्या गिननी होगी। ये कैसे गिना जाएगा,
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक जो चिन्ह बचता है वो है ए का तात्पर्य होता है एन या टी समय के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन। तो ये सूत्र स्पष्ट है। कभी भी आप सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले आपको सूत्र लिखना होता है। सूत्र लिखने के बाद सूत्र में उपलब्ध जो भी मान आपने दर्शाया है उसका यहाँ पर आपको अर्थ लिखना होता है कि P का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, N का मतलब क्या है और A का मतलब क्या है। ये तो हुआ मिश्र धन की गणना। अक्सर आपके क्वेश्चन में जो अभी तक मैंने देखा तो 90% क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन ही पूछा जाता है। कभी भी सवाल में अगर ये कहा है कि परिपक्वता तिथि के बाद कितनी धनराशि मिलनी है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपसे मिश्र धन ही पूछा जा रहा है, इसलिए सवाल में ये सूत्र आपको लगा देना है। यदि आपके सवाल में मिश्र धन के स्थान पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पूछी है या केवल ब्याज की राशि पूछी जा रही है, तो उसका सूत्र हो जाएगा ब्याज बराबर, फिर से हम ले लेंगे P कोष्टक के अंदर एक धन R बटा 100 का घात T या N, और इसमें से फिर से हम माइनस कर देंगे P। पहले के जो सूत्र था उसमें केवल हमने यहाँ तक की राशि निकाली थी, तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ था, इससे हमें प्राप्त हुआ था मिश्र धन। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे मिश्र धन में अगर हम वापस P का मतलब हमने देखा था मूल धन, ये हम घटा दें तो जो अंतर की राशि निकलेगी वो क्या होगी, आपकी ब्याज राशि प्राप्त होगी। स्पष्ट है। अगर हम फिर से सिंबल की बात करें तो P का अर्थ अभी भी मूलधन होगा जो प्रारंभ में लिया, दिया या जमा किया गया होगा। इसी प्रकार R का अर्थ अभी भी ब्याज की वार्षिक दर होगी जो आपके सवालों में दी होगी, और N का मतलब होगा एक वर्ष में कुल ब्याज चक्रों की संख्या, और अंत में A N समय के बाद मिश्र धन। चूंकि इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, इसलिए इस सूत्र में A का कोई भी परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। अध्ययन के दृष्टिकोण से जब भविष्य में हमसे ब्याज के संबंध में जानकारी दी होती है तो यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस के द्वारा ब्याज किस प्रकार लगाया जाता है। जैसे कहीं आपके सवाल में दिया है कि ब्याज का संयोजन तिमाही है या त्रैमासिक है। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हमें कहा गया है कि ब्याज त्रैमासिक है, इसका मतलब ये निकला कि अगर हमारे प्रश्न में हम ये सोचे कि अगर ये मान लो हमारा एक माह से लेकर 12 माह की एक सरल रेखा है, तो यहाँ पर अगर ब्याज तिमाही कहा है, इसका अर्थ निकला कि ब्याज हर 3 महीने में लगना है। इसका मतलब ये निकला कि अगर ब्याज का संयोजन तिमाही दिया है तो ब्याज की गणना हर तीसरे माह में की जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे एक वर्ष में कितने माह होंगे, 12, और ब्याज कैसे लगना है, 3 माह। तो पहला ब्याज कब लगेगा, पहला ब्याज लगेगा आपका 31 मार्च पहली बार, दूसरे बार फिर ब्याज लगेगा फिर 3 महीने बाद, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और 30 जून यहाँ पर दूसरी बार ब्याज लगेगा। इसके 3 महीने बाद अगर हम फिर गिने, जुलाई, अगस्त और 30 सितंबर, तो तीसरा ब्याज कब लगेगा, 30 सितंबर को, और चौथा ब्याज लगेगा वर्ष के अंत में अर्थात 31 दिसंबर को।
तो यहाँ पर बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्याज संयोजन को तिमाही मानेंगे तो ब्याज की गणना एक वर्ष में कितने बार की जाएगी? 31 मार्च को एक बार, 30 जून को दूसरी बार, 30 सितंबर को तीसरी बार और 31 दिसंबर को चौथी बार। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ब्याज चक्र की संख्या कितनी हो जाएगी? जितने बार हमने ब्याज लगाया वो ब्याज चक्र की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो ब्याज चक्र कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये सरल रेखा बनाई। अब देखते हैं कि सवाल में आपको क्या करना है। सवाल में आप निकालेंगे ब्याज चक्र या चक्रों की संख्या। तो इसका सूत्र हो जाएगा ब्याज चक्रों की संख्या बराबर कुल अवधि। ये हम ले लेंगे। यहां ध्यान रखेंगे कुल अवधि जो है वो किस में होगी? माह में होगी और उसको हम भाग दे देंगे 3 से। 3 इसलिए क्योंकि यहां पर ब्याज संयोजन क्या दिया है? त्रैमासिक। जैसे यहां पर अगर मैं इसी उदाहरण को लेकर चलूं तो हमने कुल कितने माह तक के लिए खाता खोला है? हमने कुल खाता खोला है 12 माह के लिए। तो यहाँ पर कुल अवधि, तो यहाँ कुल अवधि जो हमने ली है, इस कुल अवधि के बदले यहाँ पर आ जाएगा 12 माह और उसका हम भाग दे देंगे तिमाही अर्थात 3 से। तो 12 माह को जब हम 3 माह से डिवाइड करेंगे तो आपका परिणाम आएगा 4। यही 4 आपका हो जाएगा ब्याज चक्रों की संख्या। ध्यान रखेंगे इस सूत्र के परिणाम में जो हमें 4 मिला है वो हमारे लगने वाले सूत्र के लिए संकेत के रूप में होगा ये n, जिसे हम कहीं कहीं पर t से भी दर्शाते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, यहां पर जो हमने सूत्र लगाया था और यहां पर जो t और n मैंने क्या किया है? घात के रूप में लिखा है। यहां पर क्या आएगा? अभी जो मैंने परिणाम बताया 4 वो आ जाएगा घात में। जब ब्याज तिमाही संयोजित होती है तो एक परिणाम हमको और ध्यान देना होता है, वो होता है ब्याज दर। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे जो हमारे पास ब्याज दर होती है वो दी होती है वार्षिक, जबकि प्रश्न में कहा है कि ब्याज का संयोजन या ब्याज जो लगाया जाना है वो तिमाही है। इसलिए हमें प्रश्न में दिए गए ब्याज जो वार्षिक ब्याज की दर है इसको क्या करना होगा? प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुरूप इस ब्याज दर को हमें बदलना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्याज की दर 12% है, तो इसका अर्थ क्या निकला? फिर से अगर मैं 12 माह की अवधि को एक सरल रेखा में प्रस्तुत करूं जिसका उल्लेख 1 माह से 12 माह के रूप में किया जाना है, तो आपको बता दूं कि 1 माह से 12 माह के बीच में आपको 12% ब्याज मिलना है, जबकि यह ब्याज आपको एक साथ वर्ष के अंत में नहीं मिलना है, बल्कि यह कैसे मिलेगा? यह मिलेगा हर 3 माह में। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर इस 12% को हम 4 भागों में बांटें तो कुल मिलाकर प्रत्येक बार आपको 3%, 3%, 3% और 3% के रूप में कुल मिलाकर 12% का ब्याज मिलेगा। तो जब हम सावधि जमा खाते के अंतर्गत सवाल हल करते हैं और ब्याज के संयोजन तिमाही या त्रैमासिक दी गई हो तो वार्षिक ब्याज की दर को हमें त्रैमासिक के आधार पर बनाना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपका ब्याज दर निकालने का
सूत्र क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अगर ब्याज संयोजन तिमाही होगा तो ब्याज दर किस आधार पर? तिमाही आधार पर निकालने का सरल सूत्र ये होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे ब्याज दर जो आपके प्रश्न में दिया होगा, उसको हम भाग करेंगे 12 माह से और यहां पर हम गुणा कर देंगे 3 माह से। कहने का तात्पर्य निकला कि जब 12 महीने का 12% तो 3 महीने का कितना प्रतिशत? अगर इसमें मान रखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? ब्याज दर कितना मैंने माना है? 12%। यहां पर आ जाएगा आपका 12 बटा क्या कर देंगे हम? 12 माह और यहां पर गुणा किससे कर देंगे हम? 3 माह का। 3 माह इसलिए क्योंकि यहां पर आपके सवाल में ब्याज संयोजन क्या कहा है? तिमाही कहा है। तो यहां पर परिणाम क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो ब्याज दर कितनी आ गई? 3%। इस पिक्चर को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि 12% ब्याज आपको एक बार में ना मिलकर कितने बार में मिल रहा है? 1, 2, 3 और 4। तो कुल कितना मिलेगा? 3%, 3%, 3% और 3%। तो स्पष्ट है जब ब्याज संयोजन दिया होगा तो हमें दो चीज़ों को व्यवस्थित करना होगा। सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे हम ब्याज दर को और दूसरा हम व्यवस्थित करेंगे ब्याज चक्र को। तो ब्याज दर बराबर R हो जाता है और ब्याज चक्र बराबर N या T हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपके सवाल में ब्याज संयोजन तिमाही न देकर अर्धवार्षिक दिया है तो स्पष्ट है, फिर से हम सामान्य देखें, ये आपकी 1 माह से 12 माह के बीच की रेखा हो गई और अर्धवार्षिक का मतलब इसी को हम कहते हैं 6 माही। अर्थात ब्याज आपको कैसे मिलेगा? हर 6 महीने में। तो पहला ब्याज कब मिलेगा? 6वें महीने में जो वर्ष के मध्य में होगा और अंतिम ब्याज कब मिलेगा? वर्ष के अंत में मिलेगा। तो इसका अर्थ निकला ब्याज चक्र कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। पहला 6 माही 6 महीने में और दूसरा वार्षिक। ब्याज चक्र हो जाएगा आपका 2 आपने कैसे निकाला? आप लेंगे कुल अवधि, कुल अवधि में से आप क्या करने वाले हैं? किसका भाग दे देंगे हम? 6 माही है तो 6 का भाग दे देंगे। इस प्रश्न के हिसाब से कुल अवधि कितनी थी? 12। किससे भाग दिया? 6 से। परिणाम क्या आया? 2। इसका मतलब ब्याज चक्र बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसे हम किससे दर्शाएंगे? इसे हम N या T से दर्शाएंगे। इसी प्रकार ब्याज दर क्या होगा? मान लो आपके सवाल में ब्याज दर दिया है 10%। इसका मतलब क्या निकला कि ये ब्याज दर आपको एक साथ ना मिलकर कितने बार मिलेगा? एक बार यहाँ मिलेगा और एक बार यहाँ मिलेगा। तो ब्याज दर का मैंने सूत्र क्या बताया है? ब्याज दर का मैंने सूत्र बताया है प्रतिशत जो आपके सवाल में दिया है, ब्याज दर बटा 12 माह गुणित 6 माह। तो इस प्रकार इस सूत्र का अगर हम उपयोग करें, मान हो जाएगा ब्याज दर बराबर, ये ब्याज दर बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 10% बटा 12 माह गुणित 6 माह। तो 6 एकम 6 दूनी 12, 2 एकम 2 पंचे 10। तो आपकी ब्याज दर प्रतिशत क्या आ जाएगी? 5%। इसी प्रकार ब्याज चक्र क्या आ जाएगा? 2। तो ये परिणाम आपको कहाँ रख देना है? यहाँ रख देना है। ठीक, यहाँ पर N के बदले में, N या T के बदले में जो आपने निकाला रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा और जो R आपने जो निकाला है वो यहाँ आ जाएगा। एक चीज और भी स्पष्ट कर दूं, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक होती है तो उस दशा में हमको ब्याज चक्र और ब्याज की वार्षिक दर निकालने की आवश्यकता नहीं है। वो ठीक इसी सूत्र से बनेगा जो हमने इसके पहले देखा है।
ये सूत्र जो है, इसी सूत्र का उपयोग हम करेंगे और इसी सूत्र की सहायता से हम वार्षिक दर से ब्याज की गणना कर लेंगे। इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम आगे आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में क्वेश्चन 9 प्रश्न क्रमांक 9 दिया है। प्रश्न है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको मैंने संकेत के रूप में जो प्रश्न में काम आने वाली मदें हैं उनको मैंने रेड इंक में प्रदर्शित किया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है 4% वार्षिक, आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार समय 2 वर्ष है, मूलधन 2 लाख है और ब्याज आपको ध्यान देना है वार्षिक है, तिमाही है या 6 माही है, तो उसके हिसाब से आपके प्रश्न हल होंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे दिया है, दिया है क्या क्या दिया है। सबसे पहला यहां पर कहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर, तो पहली चीज दी गई है ब्याज दर बराबर 4% वार्षिक। इसके बाद ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कहा है, तो यहाँ पर 2 वर्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समय बराबर 2 वर्ष और उसके बाद 2 लाख रुपए निवेश करता है। ये 2 लाख आपके लिए हो जाएगा मूलधन, मूलधन बराबर 2 लाख रुपए। अब आगे ध्यान देंगे, प्रश्न में कहता है परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज दर वार्षिक है। अगर वार्षिक कहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का वही सूत्र लगेगा जो अभी तक हम पिछली कक्षाओं में लगाते आए हैं। ध्यान रहे, प्रत्येक उपलब्ध जानकारी के साथ उसका जो सांकेतिक अक्षर होता है वो भी हम लिखते चलेंगे। जैसे ब्याज दर, इसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल r से। समय जो 2 वर्ष दिया है ये हम प्रदर्शित करते हैं T से। मूलधन जो 2 लाख दिया है इसे हम प्रदर्शित करते हैं P से। अब देखिए, आपके प्रश्न में पूछा क्या है, परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कभी भी याद रखेंगे, परिपक्वता के समय अगर कोई राशि पूछी जाए तो वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर, अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपने प्रत्येक शब्दों का संकेत लिख रखा है, इसलिए यहाँ पर सूत्र में हम उसे सांकेतिक भाषा में लिख देंगे। मिश्र धन अर्थात A बराबर P कोष्टक के अंदर 1 धन R बटा 100 का घात T। ये हो गया आपका मूल सूत्र। यहाँ पर क्या रखेंगे हम, चूंकि यहाँ पर मदें स्पष्ट है और ये सूत्र है, तो दी गई मदों को हम क्या करेंगे, सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सूत्र में दिए गए मान को प्रतिस्थापित
करने पर, किसी को हम सामान्य भाषा में सूत्र में दिए गए मान को रखने पर भी लिखते हैं। तो ये हुआ आपका दिया गया आंकड़ा और ये हुआ सूत्र, और ये हुआ सूत्र में मान को रखने का संकेत। तो अब क्या करेंगे, हम दिए गए सूत्र में दिए गए मान को हम रखते जाएंगे। तो दिए गए मान के हिसाब से अगर हम रखें तो a चूंकि अज्ञात है तो ये a वही रहेगा। मूलधन, ये प्रश्न में कितना था, ये मूलधन था 2 लाख, तो यहाँ पर p के स्थान पर आ जाएगा 2 लाख रुपए। इसके बाद कोष्टक 1 धन, यहाँ पर r था, देखिए फिर से मैं बता दूं r यहाँ पर कितना दिया गया आपके प्रश्न में 4%, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/100 कोष्टक बंद। अब हम देखते हैं t या टाइम, तो टाइम यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर t के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे, हल करने के समय ये सिंबल आपको लगा लेना चाहिए। a बराबर 2 लाख गुणित, इसको अगर हम हल करें 100 एकम 100 और 100 में 4 जोड़ने पर ये हो जाएगा 104/100 का घात 2। इसे हम और सरल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 लाख, यहाँ पर कोष्टक खुलने पर यह हो जाएगा गुणा 104/100 गुणित 104/100। क्योंकि घात 2 था, इसका अर्थ निकला कि ये कोष्टक में दिए गए मान को हमको 2 बार गुणा करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो दिए गए मान है इसको हम काटते चलेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दें कि इसमें काटने योग्य कौन सी बात है। यहाँ पर देखिए, इसको क्या हम छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। क्या और कट सकता है, काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका अर्थ निकला कि अगर 104/100 को हम छोटा करें तो अंततः ये 26/25 में बदलेगा। तो यहाँ पर भी 26/25 आ जाएगा, और यहाँ 104/100 था, ये भी किस में बदल जाएगा, 26/25। तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया, 2 लाख गुणित 26/25 गुणित 26/25। इसके बाद ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, चूंकि आप क्लास 10th में हैं तो आपको माइनस, प्लस, मल्टीपल और डिवाइड, ये चारों संक्रियाएं आपको आनी ही चाहिए। तो इस दिए गए मान को अगर हम हल करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लाख को हम भाग देंगे 25 से, 25 एक कम, और 25 अट्ठे होता है 200, तो यहाँ बचेगा 8000। फिर 25 का भाग देंगे हम 25 से कम, 25 तिया 75, बचेगा 5, 25 दूनी 50, और यहाँ पर आपका परिणाम आ जाएगा 320। तो हमारे पास बचेगा अंततः 320 गुणित 26 गुणित 26। रफ में हल करने के पश्चात इसका परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है 2,16,320 रुपए। ये आपका अंतिम परिणाम है, और यहाँ पर a बराबर है मिश्र धन, ये आपका उत्तर आ चुका है, इसलिए आप यहाँ पर उत्तर को इस प्रकार लिखेंगे, अतः 2 वर्ष पश्चात कुल
2,16,320 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी। और इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। फिर से बता दूं, आपके प्रश्न में क्योंकि ब्याज वार्षिक कहा है, इसलिए सूत्र आपका वही लगेगा जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है, और ये बिल्कुल सामान्य प्रश्न है, इसलिए इसे मैंने पहले समझाया है। अगला प्रश्न हम लेते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है। पुष्पा ने रुपए 60,000 को 1 वर्ष 6 माह के लिए सावधि जमा खाते में निवेश किया। परिपक्वता तिथि पर कितने धन की प्राप्ति होगी यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह के लिए संयोजित किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके पहले जो हमने हल किया था उसमें ब्याज वार्षिक था, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ने से समझ में आता है कि ब्याज जो है वो हर 6 माह में दिया जाना है। यदि ब्याज हर 6 माह में दिया जाना है, इसका अर्थ निकला कि हमें ब्याज की दर और ब्याज के चक्र की गणना करनी होगी। देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। कहीं सॉल्व भी लिखते हैं, कहीं पर आप सॉल्यूशन भी लिखते हैं और कहीं पर हम इसका हल भी लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है। सबसे पहला दिया है आपके पास मूलधन। मूलधन की राशि आपके प्रश्न में दी गई है यहाँ पर 60,000। दूसरा अवधि या समय। मैंने पहले कहा था कि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना करने के लिए हम कुल अवधि को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ समय दिया है 1 वर्ष 6 माह। अगर हम इसे माह में बदलेंगे तो कुल कितने माह होंगे? 1 वर्ष में 12 माह और अतिरिक्त 6 माह। तो 12 में 6 जोड़ने के बाद कितने माह हो जाएंगे आपके पास? 18 माह। अब यहां ध्यान रखेंगे ब्याज आपको प्रति 6 माह के लिए मिलना है, तो समय या इस समय के हिसाब से हमको निकालना होगा समय चक्रों की संख्या। तो समय चक्रों की संख्या बराबर मैंने सूत्र क्या बताया था? बताया था कुल अवधि को हम भाग दे देंगे 6 माह से। याद रखें, अगर प्रश्न में 6 माह दिया है, ब्याज संयोजन तो 6 से भाग होगा, अगर 3 माह दिया है तो 3 से भाग होगा। तो प्रश्न में कुल अवधि कितनी है? कुल अवधि दी गई है 18 माह की, जबकि ब्याज संयोजन कैसा है? 6 माह। तो 18 माह को जब हम 6 माह से भाग देंगे तो परिणाम प्राप्त होगा 3। यही 3 क्या हो जाएगा? समय चक्रों की संख्या, या इसे हम प्रदर्शित करेंगे n से। स्पष्ट है? अगला जो है वो जानकारी दी गई है ब्याज दर प्रतिशत, बराबर ये आपके प्रश्न में दिया है 12%। फिर से बता दूं, चूंकि ब्याज हर 6 माह में मिलना है,
तो ये मान के चलिए कि ये 12% आपको एक साथ नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा संयोजित ब्याज दर, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मैंने सूत्र लिखाया था कुल ब्याज दर, जो आपके प्रश्न में दिया है, इसमें से हम भाग दे देंगे 12 माह का और गुणा कर देंगे, यहाँ पर 6 माह कहा है तो इसका हम गुणा कर देंगे 6 माह से। इस सूत्र में मान रखने पर क्या होगा, कुल ब्याज कितना है, ध्यान रखें यहाँ पर कुल ब्याज दर था, तो कुल ब्याज दर कितना है 12%, 12 बटे ये हो जाएगा 12 माह गुणित 6 माह, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, तो आपकी संयोजित ब्याज दर R बराबर क्या हो जाएगी 6। अंततः अगर हम देखें तो स्पष्ट है, मूलधन 60,000, इसे हम प्रदर्शित कर देंगे P से। समय या समय चक्र की संख्या जो हमने निकाल रखी है 3, यहाँ पर ये हो जाएगा N बराबर 3, और यहाँ पर हमने जो निकाला है संयोजित ब्याज दर R बराबर ये हमें प्राप्त हो चुका है 6। तो जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है P के रूप में, N के रूप में और R के रूप में, इसे ही हम आगे जाकर सूत्र में मान के रूप में रखेंगे और परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सूत्र लिखना होगा। सूत्र में मान रखने पर हमारा सूत्र हो जाएगा A बराबर P पुस्तक के अंदर 1 धन R बटा 100 का घात N। पिछले गणना में हमने स्पष्ट किया था कि P बराबर 60,000 है, तो यहाँ सूत्र में P के बदले रख देंगे हम 60,000। 1 धन R हमने निकाल रखा है यहाँ पर 6%, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 बटा 100, और पहले हमने यहाँ निकाल रखा है N बराबर 3, तो N के स्थान पर हम रख देंगे 3। इसको हम हल करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा A या मिश्र धन बराबर 60,000। इस भाग को हम हल करेंगे, 100 एकम 100 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 106 बटा 100 का घात 3। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा A बराबर 60,000। अब ध्यान रखेंगे, क्या 106 बटा 100 को हम सरल रूप में लिख सकते हैं क्या, तो इसे हम काटने का प्रयास करेंगे। 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और ये काटने पर हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो हमारा परिणाम आएगा 53 बटा 50। ये और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर काट कर लिख देंगे 53 बटा 50। तो आगे क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 60,000 गुणा 53 बटा 50 का घात 3, और इसे हम आगे हल करेंगे। A बराबर 60,000 गुणित 53 बटा 50 गुणित 53 बटा 50 गुणित 53 बटा 50। क्योंकि यहाँ पर घात 3 था, इसका अर्थ निकला कि 53 बटा 50 का हमें 3 बार गुणा करना होगा। अब स्टूडेंट ध्यान रखें, यहाँ पर स्टूडेंट अगर चाहे तो अपने अपने हिसाब से आंकड़ों को काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा 0 0, दूसरा 0, ये 0, और तीसरा 0 और ये 0। अब बचा 60,
तो ये हम काट सकते हैं 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो आपके पास अंतिम रूप से बचा 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 बटा यहाँ पे बचा 5 पंचे 25। फिर से बता दो स्टूडेंट कि आगे के आंकड़े आपको कैलकुलेट करना ही होगा। यहाँ पर 12 गुणित 53 गुणित 53 गुणित 53 ये आप कहाँ करेंगे? ये आप करेंगे आप रफ में, और रफ में करने के बाद जो भी परिणाम प्राप्त होगा वो यहाँ पर लिखेंगे आप ए बराबर, गणना करने के पश्चात प्राप्त हुआ है 71,460 रुपये 96 पैसे। फिर से बता दूं स्टूडेंट कि आपको इस भाग को रफ में कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको उत्तर के रूप में लिखने हैं। तो ध्यान रखें, ये कार्य को करने के लिए आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। चूंकि उत्तर आ चुका है तो यहाँ पर हम फिर से उल्लेखित कर देंगे, निवेशकर्ता का नाम क्या है? पुष्पा। तो यहाँ हम लिखेंगे इस प्रकार, पुष्पा को परिपक्वता अवधि के पश्चात कुल 71,460 रुपये 96 पैसे की राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल होगा। आगे जो हम प्रश्न देखेंगे वो है आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न क्रमांक 7। किसान इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? यहाँ पर फिर से ध्यान देंगे कि आपका ब्याज कैसे मिलना है, हर 3 माह में मिलना है। तो यहाँ पर भी आप तो हल करेंगे। सॉल्यूशन, यह हल क्या हो जाएगा? नंबर 1 आप लिखेंगे, दिया है। नंबर 1 क्या दिया है? मूलधन। मूलधन बराबर आपके प्रश्न में दिया है 20,000 रुपये। दूसरा, समय दिया हुआ है 1 वर्ष। यहाँ पर ध्यान दें, मूलधन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? P से। समय बराबर 1 वर्ष। 1 वर्ष बराबर हम इसको लिख लेंगे माह में, 12 माह। और इसी 12 माह से हम क्या निकाल लेंगे? समय चक्र। तो समय चक्र का मैंने सूत्र क्या लिखाया था? सूत्र लिखाया था कुल अवधि बटा, आपके सवाल में क्या कहा है? तिमाही। तो आप इसको किससे भाग दे देंगे? 3 से भाग दे देंगे। तो कुल अवधि क्या हुई? 12 माह की। और 12 माह को अगर हम 3 से भाग देंगे तो परिणाम क्या आ जाएगा? परिणाम आ जाएगा आपका 4। इसका अर्थ निकला कि 1 वर्ष में आपको 4 बार ब्याज मिलेगा। तो समय चक्र बराबर क्या हो जाएगा? आपका समय बराबर क्या लिखेंगे हम? n, स्मॉल n बराबर यहाँ पर क्या निकल जाएगा? 4।
अगली गणना जो होगी वो होगी ब्याज दर की। ब्याज दर बराबर दिया हुआ है 16% वार्षिक, जबकि सवाल में क्या कहा है कि ब्याज वार्षिक नहीं है बल्कि ब्याज क्या है, हर 3 माह में मिलना है। इसलिए यहाँ पे आपको निकालना होगा संयोजित ब्याज दर। सूत्र मैंने क्या बताया था? सूत्र मैंने बताया था ब्याज दर हम ले लेंगे जो आपके प्रश्न में दिया होगा, बटा हम कर देंगे 12 माह, गुणा हम कर देंगे 3 माह। 3 माह इसलिए क्योंकि आपके प्रश्न में ब्याज किस प्रकार दिया जाना है, तिमाही। तो इस सूत्र के हिसाब से अगर हम मान रखें तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, मैं इसको यहाँ हल कर देता हूँ। ब्याज की दर आपके प्रश्न में दी गई है 16%, भागित कर देंगे हम 12 माह, गुणा हम कर देंगे 3 माह। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम और 4 चौक 16। इस प्रकार आपकी संयोजित ब्याज दर जिसे हम R से प्रदर्शित करेंगे ये कितना निकल चुका है, 4%। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर हमने जिन चीज़ों को निकाला है उसमें P हमने निकाल लिया है 20,000 का, N ये भी हमने निकाल लिया है 4, और R भी हमने निकाल लिया है, ये भी कितना निकला है 4। तो ये तो हो गए हमारे आंकड़े। फिर से आपका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि परिपक्वता अवधि के बाद की राशि पूछी है, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है ए बराबर P कोष्टक के अंदर एक धन R बटा 100 का घात N। यहाँ पर हम लिख देंगे, चूंकि हमने पूरे मान निकाल रखे हैं इसलिए यहाँ हम लिखेंगे सूत्र में मान प्रतिस्थापित करने पर, फिर से देख ले, ए चूंकि अज्ञात है तो ये वही होगा। पी हमारे प्रश्न में दिया था, पी हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 20,000, आर हमने निकाल रखा है 4%, तो यहां पर हम रख देंगे 4/100, और हमने n निकाल रखा है फिर से 4, तो हमारे सूत्र में n के स्थान पर हम लिख देंगे 4। फिर से हल करने पर आगे हो जाएगा a बराबर 20,000, पुस्तक के अंदर के मान को हल करने पर 100 एकम 100, 100 एकम 100 और 4, ये हो जाएगा 104/100 का घात 4। फिर से बता दूं कि 104/100 को अगर हम सरल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम रफ में कर लेंगे। यहाँ पर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 छके 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो 104/100 को अगर हम चाहें तो काट कर अंतिम रूप से लिख सकते हैं 26/25। तो आगे ये हो जाएगा a बराबर 20,000, पुस्तक के अंदर हो जाएगा 26/25
25 का घात 4। कोष्टक खोलने पर परिणाम होगा 20,000 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25 गुणित 26/25। तो यहाँ पर ध्यान रखें, हम 20,000 को हम 25 से काट सकते हैं। 25 एकम और 25 अट्ठे होता है 2000। 25 अट्ठे होता है 200। तो 200 यहाँ पर कटने के बाद आपके पास कितना बचेगा? 800। फिर से हम यहाँ पर 25 से काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और बचेगा कितना? 5। तो 25 दूनी 50। आगे और कटना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 32 सम संख्या है और 25 जो है वो विषम संख्या है। इस प्रकार अंतिम रूप से आपके पास आंकड़े जो बच गए वो हो जाएंगे 32 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 गुणित 26 और बटा यहाँ पर बच जाएगा 25 गुणित 25। इस प्रकार इस पूरे आंकड़े को अगर हम हल करें तो हल करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा वो होगा a बराबर 23,397 रुपये और 17 पैसे। फिर से बता दूं कि आपको उत्तर अंतिम रूप से बताना पड़ेगा। चूंकि निवेशकर्ता किशन था इसलिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे इस प्रकार किशन को परिपक्वता अवधि के पश्चात कुल 23,397 रुपये 17 पैसे की धनराशि प्राप्त होगी। स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि किस प्रकार सावधि जमा खाते के अंतर्गत हम ब्याज की गणना अलग अलग दशाओं में अलग अलग सूत्र के माध्यम से करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के संबंध में कोई सुझाव हो या कोई समस्या हो तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जरूर उल्लेख करें, ताकि आने वाले वीडियो में उस समस्याओं एवं सुझावों पर मैं अमल कर सकूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आधारित होगा आपके कराधान के अंतर्गत आयकर में। स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।